आज आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। अब यहां पर मैंने बोला कि या तो एल्डिहाइड रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप या कीटोन रहेगा। तो अगर एल्डिहाइड है उसको बोलते हैं एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोज। पोजीशन राइट साइड है तो उसको डी बोलते हैं और लेफ्ट साइड है तो इसको एल बोलते हैं। तो पूरे का मिरर इमेज लेना होगा तब हमारे पास डी और एल मिलेगा। ये जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, वहां पर डी की स्ट्रक्चर दे रखी थी और एल की स्ट्रक्चर आपसे पूछी हुई है। जे एडवांस मेंस नहीं। अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में CH2H को नीचे कर दे वो, तो इसका मतलब ये है कि जब आप अल्फा देखोगे तो उसमें OH आपको अब नीचे नहीं दिखाई देगा, OH आपको ऊपर दिखाई देगा, और बीटा में हमारे पास OH ऊपर नहीं दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। एनसीईआरटी की डिजीज है, ये याद ही रखनी पड़ेंगी, इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर ऐसा पोर्शन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। जेईई मेंस और एडवांस की बात करें तो यहां से जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, मतलब उस क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, मतलब +4 दिलवाने वाला बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो इस चैप्टर को कभी भी मिस ना करें। और इस चैप्टर की खूबसूरत बात यह है कि अगर आप इसको माइंड मैप से भी पढ़ते हो तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है और देन माइंड मैप से रिवाइज करने में बहुत मजा आने वाला है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सभी चीजें इंक्लूडेड है, POC तक सारी चीजें। यहां पर जितने भी टेस्ट होंगे हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट के हो चाहे प्रोटीन्स के हो चाहे हमारे पास ऑयल्स एंड फैट्स के हो, सारे टेस्ट यहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, पूरा का पूरा चैप्टर मेन से एडवांस सारी चीजें लेके, क्लियर है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहां पर अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहां पर जो आएगा वो रहेगा हमारे पास प्रोटीन्स एंड एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, और लास्ट में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो भी इसके टेस्ट वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है हमारे पास? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जो क्या होते हैं? कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल सेंटर रहेगा इनके पास, कम से कम एक कायरल सेंटर रहेगा, मतलब क्या रहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, क्लियर है। इनकी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमारे पास दो तरीके से अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, शुगर और नॉन शुगर में। ये हो गए शुगर, ये हो गए नॉन शुगर। नॉन शुगर जो होते हैं उनको अपन पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेस्टलेस होते हैं, क्लियर है। टेस्टलेस होते हैं, एमोर्फस होते हैं एंड इनसॉल्युबल होते हैं, क्लियर है। जबकि अपन यहां पर इनसॉल्युबल इन वाटर है ना। यहां पर अगर बात करें शुगर, तो शुगर हमारे पास जो रहते हैं वो स्वीट होते हैं, इसलिए शुगर बोलते हैं इनको। क्रिस्टलाइन रहते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो शुगर होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं हमारे पास। शुगर जो रहते हैं हमारे पास कितने टाइप के रहते हैं? दो। कौन कौन से? एक रहते हैं मोनोसैकेराइड और दूसरे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं हमारे पास कि अगर इनको मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। एग्जांपल्स दे रखे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड है, अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे अपन को। कितने मिलेंगे? 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, इनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये है हमारे पास। और जो मैंने बताया नॉन शुगर, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या रहता है हमारे पास? अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं अपन को इनके हाइड्रोलिसिस पर। स्टार सेलुलोज ग्लाइकोजन, ये हमारे पास 3 3 6 3 9, इसमें से हमारे पास ये राइबोज को अपन स्टडी नहीं करेंगे, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे, बाकी सबको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 कार्बन है, उसको ट्राइओज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, क्लियर है। अब यहां पर मैंने बोला कि या तो एल्डिहाइड रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप या कीटोन रहेगा। तो अगर एल्डिहाइड है उसको बोलते हैं एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोज। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है और 3 कार्बन, तो उसको बोलेंगे एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। जैसे हमारे पास जो ग्लूकोज है वो क्या है? एल्डो हेक्सोज है, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर क्या है? 6 कार्बन है उसमें, तो क्या हुआ? एल्डो हेक्सोज। ऐसे अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या है हमारे पास? कीटो हेक्सोज। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन, तो हमारे पास क्या है? कीटोज, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर अपन इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे स्मॉल जो हमारे पास एल्डिहाइड है, सॉरी वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है हमारे पास ग्लेशियर एल्डिहाइड। अब आते हैं हमारे पास यहां पर 2-3 टर्म आएंगे। एक होता है एपीमर। एपीमर क्या होता है हमारे पास? जो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, उसके किसी एक कार्बन पर, कोई भी एक कार्बन हो सकता है वो, उस पर अगर मैं सिर्फ एक कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं तो जो अपन को मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? C2, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन? एपीमर। उसको क्या बोलते हैं अपन? एपीमर। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज एंड मैनोज जो है एक दूसरे के C2 एपीमर है। ग्लूकोज और मैनोज क्या एक दूसरे के C2 एपीमर है। इसका मतलब क्या है कि उनके सेकंड कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज है। जो ग्लूकोज में जो कन्फिग्रेशन होगा उसका जस्ट अपोजिट दूसरे वाले कार्बन पर किसमें मिलेगा, मैनोज में मिलेगा। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये वो है जो हमारे काम भी आएंगे आगे चल के, क्लियर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो एक दूसरे के C4 एपीमर होते हैं। कौन से होते हैं, C4 एपीमर, क्योंकि इनके फोर्थ कार्बन पर क्या आएगा, कन्फिग्रेशन का चेंज आएगा, बाकी किसी पर चेंज नहीं आता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं, क्लियर है। और एपीमर है इसका मतलब डायस्टेरियोमर रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो नहीं सकते अगर किसी एक ही कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज है बाकी पर नहीं है। तो एपीमर है, साथ साथ में इनको डायस्टेरियोमर भी रहेंगे ही, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या है हमारे पास की एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज, तो जैसे डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज एक दूसरे के इनेंशियोमर होते हैं। डी और एल अपन कैसे बताते हैं, ये अपन आइसोमेरिज में पढ़ा था। डी मतलब लास्ट कायरल कार्बन पर अगर OH की पोजीशन राइट साइड है तो उसको डी बोलते हैं और लेफ्ट साइड है तो इसको एल बोलते हैं। तो पूरे का मिरर इमेज लेना होगा तब हमारे पास डी और एल मिलेगा। ये जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, वहां पर डी की स्ट्रक्चर दे रखी थी और एल की स्ट्रक्चर आपसे पूछी हुई है। जे एडवांस मेंस नहीं, जे एडवांस 2015 में चीज पूछी हुई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास इनेंशियोमर हो गए, अब आता है एनोमर। एनोमर क्या होता है, दे डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन। किस पर आएगा, एनोमेरिक कार्बन पर। पॉइंट ये आता है कि सर हमारे पास एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, तो एनोमेरिक कार्बन हमारे पास रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा रहता है हमारे पास, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन। मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा हमारे पास, या तो रहेगा एल्डिहाइड और या रहेगा कीटोन, या तो रहेगा एल्डिहाइड या क्या रहेगा हमारे पास कीटोन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एनोमेरिक कार्बन एल्डी किसमें, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है, एल्डिहाइड, तो उसका एनोमेरिक कार्बन है C1, क्लियर है। यहीं पर अगर मैं एनोमेरिक कार्बन की बात करूं किसमें, फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज जिसमें हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो उसमें एनोमेरिक कार्बन जो है वो कौन सा है, C2, क्योंकि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो दूसरा कार्बन रहता है हमारे पास, क्लियर है। अब पॉइंट आ जाएगी सर यहां पर एनोमेरिक कार्बन पर हमारे पास पोजीशन कैसे चेंज होती है, तो एनोमर्स को इसी के बेसिस पर अभी अपन बात करेंगे कि किस तरीके से पोजीशन चेंज होती है। तो एनोमर होते हैं अल्फा और बीटा, क्लियर है। अल्फा क्या होता है हमारे पास कि जब फिशर कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो उसमें अगर OH राइट साइड में आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, अल्फा, और अगर OH लेफ्ट साइड में आ रहा है, OH किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो उसको अपन बोलते हैं बीटा। ये एनोमेरिक कार्बन पर है हमारे पास, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर चेंज होगा, बाकी किसी पर कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। और एनोमेरिक कार्बन पर भी तब होता है जब हमारे पास वो हेमी एसिटल बनाता है। क्या बनाता है, हेमी एसिटल बनाएगा, तो उस वाले केस में हमारे पास ये आएगा। अदरवाइज तो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, प्लेनर रहेगा, तो वहां पर कोई चेंज हो ही नहीं पाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लूकोज के प्रिपरेशन के बारे में सारी बातें बात करेंगे। तो इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, हनी एंड राइप ग्रेप्स, इनमें मिलता है हमारे पास। अगर मैं प्रिपरेशन मेथड्स की बात करूं हमारे पास, तो अपन बना सकते हैं सुक्रोज का, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमन को क्या मिलेगा, हमको दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं। एक मिलता है अल्फा डी, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देखना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 या 24 में ही पूछा हुआ है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यानी कि डेक्स्ट्रो है, ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो, क्लियर। प्लस यहां पर आता है हमारे पास अल्फा डी, सॉरी बीटा डी, और ये रहेगा हमारे पास माइनस, माइनस का मतलब ये कौन सा है, लीवो, और ये क्या है, फ्रक्टोज, ये हमें मिलता है, क्लियर है। तो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहता है, C12H22O11। इसका रिएक्शन कराते हैं अपन H2O के साथ, तो अपन को C6H12O6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6, C6H12O6, ये हमारे पास मिलता है, क्लियर है। सेम चीज अगर हमारे पास स्टार्च का अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, NC6H12O6 मिलेगा। तो यहां पर अगर इसका आपको फॉर्मूला लिखना है तो 6 कार्बन एज इट इज आएंगे, C6H, एक मॉलिक्यूल के लिए एक हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास कितना आएगा, C6H10O5 N, ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टार्च का। इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपन को ग्लूकोज मिलेगा, क्लियर है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारे पास स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो स्टार्च किसका है, ग्लूकोज का, क्लियर है, समझ में आ गई बात।
चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस देखनी है अपन को। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है मैक्सिमम यहाँ पर आ गई है, तो ध्यान से देखेंगे बहुत इजीली। सबसे पहले अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ HI के साथ, तो HI के साथ रिएक्शन करवा दे तो नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। कौन सा मिलता है? नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट 6 कार्बन है हमारे पास। दूसरी अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ HCN के साथ, HCN या NaCN वगैरह के साथ करो तो अपन को साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ HCN के साथ रिएक्शन हो रही है तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं Br2H2O के साथ रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ कराता हूं? Br2H2O, तो यहां पर मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड होता क्या हमारे पास? ग्लूकोनिक एसिड होता है कि सिर्फ एक कार्बन पर हमारे पास एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा और वो हमारे पास है एल्डिहाइड वाला, इसका ऑक्सीडेशन हो गया COOH, और बाकी हमारे पास यहाँ पर CH2OH, OH, OH, यहाँ पर क्या आ गया? OH, यहाँ OH, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यह है ग्लूकोनिक एसिड। यहीं पर अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हमारे पास आएगा ग्लूकेरिक। इस तरीके से याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, कि जब हमारे पास Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे तो जो नेम है उसमें R नहीं आएगा, ग्लूकोनिक है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं बस। और जब HNO3 के साथ रिएक्शन करा के तो इसके नेम में N नहीं आएगा, R आएगा, ग्लूकेरिक। Br वाला R इधर आ गया, इसका N इधर चला गया, ग्लूकोनिक। क्लियर है? यहां पर क्या रहेगा हमारे पास? यहां पर ऊपर और नीचे वाला दोनों कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? COH में। बाकी सब कुछ सेम। ये आ गया हमारे पास COOH, और यहां पर भी क्या आ गया? COOH। बाकी OH, 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 और यहां पर क्या आ गया? OH। ये हमारे पास सेम है, H H H H H H H H। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारे पास। अगर मैं रिएक्शन कराऊं एनहाइड्राइड के साथ, तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पेंटाएसिटेट मिलेगा हमारे पास। इससे पता चलता है कि 5 हमारे पास एल्कोहल ग्रुप है। अब अगर NaBH4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो भी हमारे पास एल्डिहाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर जो एल्डिहाइड होता है वो NaBH4 क्या करता है? एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो जो बनेगा वो बनेगा सॉर्बिटोल। नाम पूछा जा सकता है आपसे कि सॉर्बिटोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ग्लूकोज में कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला कार्बन जो है, जो फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड, उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम। वो हमारे पास क्या रहता है? सॉर्बिटोल। और सॉर्बिटोल की रिएक्शन अगर मैं फिर से एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो वही सेम हमारे पास। अब कितने इसमें कितने? 6 OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है? 6 OH ग्रुप है, तो 6 हेक्सा एसिटेट बनेंगे। यहां पर 5 OH ग्रुप थे, इसलिए 5 पेंटा एसिटेट बन रहा था हमारे पास। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये रहा डी ग्लूकोज, ये है ये डी ग्लूकोज है, और ये हमारे पास क्या? फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारे पास OH 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 OH। ये आ गया हमारे पास डी, क्यों है? क्योंकि OH राइट साइड में है। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? दूसरा कार्बन है। क्लियर है? अब इनकी जब स्ट्रक्चर देखी गई हमारे पास ये आ गई, बट ऐसा देखा गया कि इन पर कुछ रिएक्शंस नहीं होती है जो टेस्ट देने चाहिए थे, जैसे इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। इसकी जो साइक्लिक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी स्ट्रक्चर में भी रहता होगा। दूसरा है हमारे पास इट डज नॉट गिव NaHSO3 रिएक्शन, इट डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ये हमारे पास नहीं देते हैं रिएक्शंस। क्लियर है? पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। पेंटाएसिटेट जो है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब CHO ग्रुप किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है, और इसी वजह से हमारे पास वो जो बॉन्ड है वो हमारे पास हेमीएसिटल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या बन रहा है? हेमीएसिटल। तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये ग्लूकोज है। अब अपन बात करते हैं, देखो ग्लूकोज है, ये एनोमेरिक कार्बन रहा, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड वाला, ये एनोमेरिक कार्बन है। तो इस पर ये C5 और C1 कार्बन जो है एनोमेरिक, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल या एल्कोहल और कीटोन रिएक्ट करते हैं। एल्कोहल 1 मोल के साथ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, तो बनता है हेमीएसिटल। अगर 2 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारे पास एसिटल। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास हेमीएसिटल बना। OH अगर राइट साइड में है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फा। क्लियर? अगर OH हमारे पास एनोमेरिक कार्बन पर लेफ्ट साइड में तो इसको बोलते हैं बीटा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनोमर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? हमारे पास एनोमर हो गए। क्लियर है? यहां पर जो रिंग बन रही है वो 6 मेंबर रिंग बनेगी, जिसको अपन हावर्थ स्ट्रक्चर में भी देखेंगे अभी जस्ट। तो ये आ गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर या हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन सी आ गई? हावर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास। हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के कुछ रूल है हमारे पास। अच्छा, हावर्थ स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, अगर 6 मेंबर रिंग है, कौन सी है? 6, तो उसको बोलते हैं पायरेनोज, पायरेन से बना हुआ है। और अगर 5 मेंबर रिंग होती है
तो उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी किसकी, ग्लूकोज की, उसमें 6 मेंबर रिंग है, इसलिए हमारे पास आएगा ग्लूकोपाइरेनोज। क्या आएगा, ग्लूकोपाइरेनोज। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है कि अगर यहां पर जो स्ट्रक्चर है जो राइट में है वो बिलो दी प्लेन जाएगा, राइट में वो किधर जाएगा, बिलो दी प्लेन, और जो लेफ्ट में हमारे पास वो किधर जाएगा, अबव दी प्लेन। और कार्बन हमारे पास नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग होगी हमारे पास ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन से। क्लियर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास इसकी बना रहे अपन अल्फा डी ग्लूकोज की, तो पहला कार्बन OH किधर है, राइट, मतलब OH नीचे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमारे पास OH किधर है, नीचे। फिर वही सेम इसी तरीके से हमारे पास, तो ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये आ गया बीटा डी ग्लूकोज। इसमें एक बात ध्यान रखना, जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को आप देख रहे हो, बीटा हमारे पास ये हो गया, तो ये CH2H है, ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर में CH2H को नीचे कर दे वो, तो इसका मतलब ये है कि जब आप अल्फा देखोगे तो उसमें OH आपको अब नीचे नहीं दिखाई देगा, OH आपको ऊपर दिखाई देगा, और बीटा में हमारे पास OH ऊपर नहीं दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेम चीज हमारे पास किसमें आती है, फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज की भी साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगी। यहां पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, दूसरा, तो C2 और C5 आता है। तो यहां पर जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनती है। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन दूसरा है, तो इसको भी अपन अल्फा बीटा से देख सकते हैं। OH राइट साइड में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अल्फा डी फ्रक्टोज। डी क्यों, क्योंकि OH राइट साइड वाला था, अल्फा डी फ्रक्टोज। और ये क्या हो गया हमारे पास, OH यहां पर लेफ्ट साइड, ये राइट में ही है, तो ये भी हमारे पास डी रहेगा। बट यहां एनोमेरिक कार्बन पर OH किधर आ गया, लेफ्ट में, तो इसका क्या आ जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें भी हमारे पास स्ट्रक्चर वैसे बनाएंगे, बट यहां पर 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर रहेंगे उनको बोलेंगे फ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्लियर है, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। तो इसमें भी अगर हम देखें वही सेम चीज उसी तरीके से, अगर मैं स्ट्रक्चर्स को देखूं तो हमारे पास देखिए ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, इस पर OH राइट साइड में है, OH राइट होगा, इसका मतलब ये नीचे आया है, इसका मतलब ये कौन सा है, अल्फा डी फ्रक्टोज। और यहां पर हमारे पास क्या है, OH यहां पर लेफ्ट साइड में होगा, इसीलिए ये किधर आया, ऊपर की साइड, इसका मतलब ये क्या हुआ, बीटा डी फ्रक्टोज। ध्यान ये रखना है हमारे पास वही सेम CH2H किधर होना चाहिए, ऊपर। अगर ये नीचे हो गया तो इसका मतलब जस्ट चेंज हो जाएगा यहां पर। क्लियर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनोमर। सेम चीज हमारे पास यहां पर भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनोमर। क्लियर, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। अब हमारे पास कुछ रिएक्शन है जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजाजोन फॉर्मेशन। ओजाजोन फॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास कि जब अपन एल्डिहाइड ग्लूकोज, जब अपन मोनोसैकेराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर मान लीजिए हम ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है उसको मैंने क्या बोल दिया, आर। तो जब अपन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिनाइल हाइड्रोजन NH2NHPA C6H5, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि यहां पर इसके 3 मोल यूज होते हैं। कितने मोल यूज होते हैं, 3 मोल यूज होते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद ये आगे रिएक्शन करके 2 मोल और हैं यहां पर, एक ये 2 ये, तो टोटल कितने यूज होते हैं, 3 मोल। क्लियर है, तो ये हमारे पास ओजाजोन फॉर्मेशन हो गया, एक एनिलीन बनेगा, एक NH3 बनेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकल के आती है कि यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन है, या मैं बोलूं कि हमारे पास सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन जो है वो अपनी, मतलब वो क्या हो जाता है, जो sp3 हाइब्रिड था वो किस में बदल जाता है, sp2 हाइब्रिड में बदल जाएगा। यानी कि वो अपनी कायरलिटी अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो कायरल नहीं रहेगा, वो प्लेनर हो जाएगा। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये कि चाहे हमारे पास इस कार्बन पर कोई भी कंफिग्रेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कायरलिटी नहीं रहेगी, और इस पर भी कुछ भी हो। तो जो हमारे पास C2 एपीमर होते हैं, C2 एपीमर, वो हमारे पास सेम ओजाजोन फॉर्मेशन करते हैं। C2 एपीमर क्या करेंगे, सेम ओजाजोन फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, जो कि हमारे पास C2 एपीमर था, इनका हमारे पास सेम ओजाजोन फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको पता ही है कि जो चेंज आता है सिर्फ यहां पर आता है, और मैनोज जो है वो ग्लूकोज का C2 एपीमर है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका मतलब सेम ही बनता है। अच्छा, आगे हमारे पास रिएक्शन नहीं होती है, यहीं पर रुक जाते हैं, उसका रीजन ये क्योंकि जो ये हमारे पास बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए मैंने ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, उसको अगर मैं वाटर में डालता हूं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो पीपीएल को रोटेट करने वाला जो एंगल है वो एंगल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और एक टाइम पर हमारे पास कितने पर आकर रुक जाता है, 52 डिग्री के आसपास आके रुक जाता है। सेम चीज अगर बीटा डी ग्लूकोज है उसको भी करूंगा मैं,
तो 19 डिग्री से बढ़ता 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 हमारे पास इतना पहुंच जाता है, क्योंकि अल्फा डी यहां पर जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका रोटेशन होता है हमारे पास 19 डिग्री और जो अल्फा है उसका होता है 112 डिग्री। तो एक टाइम पर आएगा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो जाते हैं और वहां पर 52 डिग्री है। अब ये एंगल अगर याद रहेगा आपको, ये 19 और ये 112 याद है, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो कि हमारे पास बीटा कितना है इसमें और अल्फा कितना है। तो बीटा होता है हमारे पास 62 डिग्री और अल्फा होता है हमारे पास 38 डिग्री। क्लियर है? सबसे 38%। इंपॉर्टेंट बात यह कि म्यूटा रोटेशन के लिए क्या जरूरी है? हेमीएसिटल। अभी अपन आगे बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके लिए भी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी हमारे पास मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कोई भी हो, अगर उसके पास हेमीएसिटल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। रिड्यूसिंग शुगर होगा इसका मतलब क्या है कि वो टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट तीनों को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ में हमारे पास म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। मतलब म्यूटा रोटेशन रिड्यूसिंग का कोई कंडीशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि अगर हेमीएसिटल प्रेजेंट हुआ तो म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। क्लियर? यहां पर हमारे पास देख लेते हैं, ये रही म्यूटा रोटेशन की कंडीशन हमारे पास कि दे क्या होता है, दे रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, टोलन सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर? ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं सब हमारे पास क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसैकेराइड भी हमारे पास होते हैं रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। क्लियर है? अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि हमारे पास इफ हेमीएसिटल प्रेजेंट, हेमीएसिटल अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा और साथ ही साथ में म्यूटा रोटेशन शो करेगा। साथ ही साथ में क्या करेगा? म्यूटा रोटेशन शो करेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर हेमीएसिटल प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमारे पास डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज है उसमें नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा हमारे पास। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास तीन रिएक्शंस आती है कि हमारे पास लोबरी डी ब्रियोन वैन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें हमारे पास क्या रहता है कि टोटोमेरिजिंग के थ्रू डी ग्लूकोज जो है और डी फ्रक्टोज जो है और डी मैनोज, जो कि अपन ने अभी पढ़ा था ओजेजन फॉर्मेशन में, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, टोटोमेरिज्म होती है उसके थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन नेम से पता चल रहा है डिग्रेड करेगा किसको? नंबर ऑफ कार्बन को। तो रफ डिग्रेडेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? Br2H2O। तो Br2H2O का मैंने बताया कि आपको क्या करता है, ये एल्डिहाइड को, ध्यान रखना Br2H2O की रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होती है, कीटोन के साथ नहीं होती है। मतलब कीटोन वाले ग्रुप को कार्बोक्सिलिक में नहीं बदलता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको बदलता है? एल्डिहाइड वाले को बदलता है। तो इसीलिए अगर Br2H2O की रिएक्शन अपन एल्डी ग्लूकोज के साथ करवा रहे हैं तो वहां पर CHO COH में बदल जाएगा, बट जब आप यही रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ कराओगे तो चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो Br2H2O के साथ रिएक्शन कराई, यहां पर कार्बोक्स ये एल्डिहाइड किसमें बदल गया? COH में। उसके बाद H2O2 के साथ रिएक्शन कराई मैंने, किसके साथ? हमारे पास Fe2SO3। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो ये क्या करेगा? यहां से CO2 निकाल देगा और CO2 निकालते हमारे पास क्या हो गया? एक कार्बन कम हो गया है। तो यहां पर जो कार्बन थे, एक कार्बन अगर कम करना है तो हमारे पास क्या मिल जाए? क्या है हमारे पास? रफ डिग्रेडेशन। तो पहले Br2H2O के साथ रिएक्शन, उसके बाद Fe3+ H2O2 के साथ रिएक्शन। ये तो हो गई कम करने वाली बात। अगर मेरे को कार्बन बढ़ाने हैं तो वो भी हमारे पास है क्लियानी फिशर सिंथेसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास कार्बन ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास कार्बन ऐड होते हैं, मतलब कार्बन अगर लेंथ मेरे को बढ़ानी है तो यूज करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ है नहीं। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ अगर मैं HCN की रिएक्शन करूंगा तो आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होगा? साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब साइनाइड की रिएक्शन अगर BaSO4 के साथ कराए तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर? और H3O+, तो हमारे पास मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिल गया? एल्डिहाइड। तो कुल मिला के जो यहां से CN आया है उसका एल्डिहाइड बना है, और ये जो हमारे पास है यहां पर OH आ गया। अच्छा, जब यहां पर OH आया है तो इसका मतलब ये तो sp2 हाइब्रिड है, तो इस वाले कार्बन पर जब अटैक होगा तो हमारे पास लेफ्ट में भी OH आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। इसलिए हमारे पास यहां पर ये दो बनेंगे और ये दोनों ही एक दूसरे के, जैसे डी ग्लूकोज और डी मैनोज हो गए, तो ये एपीमर होंगे, ये डाइस्टीरियोमर होंगे। क्या होंगे? एपीमर होंगे। और क्या बोलेंगे अपन इनको? डाइस्टीरियोमर। बिकॉज एक ही कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकियों पर नहीं हो रहा है। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सबसे पहले हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज, अब देखिए आपको अगर कभी भी ये पता लगाना है कि हमारे पास ये डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, तो आपको सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि अगर हेमीएसिटल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है, हेमीएसिटल प्रेजेंट नहीं है तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। बोले सर ठीक है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है उसमें हेमीएसिटल प्रेजेंट है या नहीं? क्या स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी? नहीं, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनानी, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो जिन मोनोसैकेराइड से वो बनाए, अगर किसी भी एक मोनोसैकेराइड का एनोमेरिक बॉन्ड
एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसका मतलब उसमें हेमीएसिटल प्रेजेंट है। अगर किसी भी एक का भी फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है तो वहां पर हेमीएसिटल बना हुआ है। बट अगर एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब वहां पर हेमीएसिटल प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करें, इट इज ऑब्टेन कमर्शियली फ्रॉम शुगर केन, या ठीक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी से। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है? तो ये हमारे पास दे रखा है C2H22O11 रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास जो लिंकेज रहता है, यहां इसमें जो लिंकेज रहता है ये हमारे पास है C1 C2 लिंकेज। क्या लिंकेज है? C1 C2 लिंकेज है। तो C1 C2 लिंकेज से क्या है, ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन रहता है वो कौन सा रहता है? C1 रहता है। और फ्रक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन रहता है वो हमारे पास कौन सा रहता है? C2 रहता है। इसकी वजह से इसका मतलब दोनों के एनोमेरिक कार्बन क्या हो रहे हैं? बॉन्ड पार्टिसिपेशन में, बॉन्ड लिंकेज में बने हुए हैं, इसलिए ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि यहां पर हेमीएसिटल आपको नहीं मिलने वाला है। इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। कौन सा? अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक का अल्फा है, एक का बीटा है। क्लियर है? अब एक बात यहां पर आती है कि हमारे पास जो सुक्रोज होता है ये होता है डेक्स्ट्रो। सुक्रोज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये हमने अभी बात की कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो तो डेक्स्ट्रो मिल रहा है, बट यहां पर ये जो मिल रहा है हमारे पास वो कौन सा मिल रहा है? लीवो फ्रक्टोज जो है हमारे पास, और ये क्या है? ग्लूकोज। क्लियर है? इसमें यहां पर जो इसका एंगल रहता है, इसका एंगल रहता है अराउंड 52 के आसपास, 52 डिग्री के आसपास रहता है। और यहां पर जो हमारे पास इसका एंगल रहता है, इसका एंगल रहता है हमारे पास माइनस का 94 के आसपास, 94.7। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिल रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा? ये जो डेक्स्ट्रो था उससे लीवो वाला अब ये डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाता है? लीवो हो जाता है। तो ये डेक्स्ट्रो है, बट इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाता है? लीवो रोटेटरी हो जाता है, इसलिए इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, और द प्रोडक्ट इज इनवर्ट शुगर। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनवर्ट शुगर बोलेंगे। क्लियर है? अब आता है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज में बस आपको ये देखना है कि माल्टोज हमारे पास जो है, माल्टोज में दोनों ही मोनोमर जो रहते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज के रहते हैं, और यहां पर जो लिंकेज रहता है वो रहता है हमारे पास C1C4 अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। इसको आप ग्लूकोसिडिक बोल सकते हो, ग्लाइकोसिडिक भी बोल सकते हो। अगर दोनों हमारे पास सेम रहते हैं तो उसको ग्लूकोसिडिक बोल देते हैं। अगर दोनों हमारे पास फ्रक्टोज रहते हैं तो उसको फ्रक्टोसिडिक बोल देते हैं। जब दोनों अलग अलग रहते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, तो उसको ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक। तो C1C4, तो आप देखिए एक ग्लूकोज का C1 मतलब इसका तो एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट C4 का एनोमेरिक मतलब दूसरे वाला जो ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है। इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या रहेगा? हेमीएसिटल प्रेजेंट रहेगा। दैट मींस ये क्या रहेगी? हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर रहेगी। तो यहां पर देखोगे हमारे पास, देखो इस पर OH और ये OR, तो इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन है। दैट मींस हमारे पास, सॉरी, हेमीएसिटल प्रेजेंट है। दैट मींस ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, ये म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, सारी चीजें होंगी। क्लियर है? तो इसको हमारे पास बोलते हैं अल्फा ग्लूकोसिडिक, क्योंकि अल्फा अल्फा के बीच में है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना। यहां पर भी जो लिंकेज है वो हमारे पास क्या रहेगा? C1C4 ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे, क्योंकि एक गैलेक्टोज है एक ग्लूकोज है। तो C1C4 बीटा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको पता है कि हमारे पास अभी अपन ने बात की है कि जो गैलेक्टोज होता है वो क्या होता है? C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। तो इसका मतलब C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, वही हमारे पास किस में रहने वाला है? गैलेक्टोज में भी रहने वाला है। इसका मतलब यह कि एनोमेरिक कार्बन गैलेक्टोज का भी क्या रहेगा? C1 ही रहेगा। तो यहां पर भी C1C4 लिंकेज है। इसका मतलब एक का एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा, मतलब दूसरे का फ्री है, मतलब हेमीएसिटल प्रेजेंट रहेगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर रहेगा, मतलब ये म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास है। क्लियर? अब आते हैं हमारे पास यहां पर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में जो सबसे पहले है वो है हमारे पास स्टार्च। तो स्टार्च के बारे में कुछ थ्योरी है हमारे पास हल्की सी, कि इट इज मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? पॉलीमर ऑफ, ये हमारे पास जो है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का है। जनरली इसके दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है हमारे पास एमाइलोज और दूसरा रहता है माइलोपेक्टिन।
एमाइलोज जो रहता है हमारे पास ये 15 से 20% ही रहता है, वैसे 15 से 20% ये रहता है हमारे पास एमाइलोज, और जो एमाइलोपेक्टिन रहता है वो रहता है 80 से 85%, 80 से 85%। क्लियर है। अब हम एमाइलोज की बात करें तो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमारे पास ये कम है तो वाटर में सोल्यूबल रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन रहते हैं उतना इनसोल्यूबल बनता जाता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन रखता है, क्या रखता है, लॉन्ग अनब्रांच चेन रखता है अल्फा ग्लूकोज की। तो जब लॉन्ग अनब्रांच है ना, इसका मतलब यहां पर जो लिंकेज रहेगा वो C1C4 अल्फा ग्लूकोसिडिक या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा। तो जब अनब्रांच बन रहा है मतलब C1C4 आएगा, तो ये हमारे पास एमाइलोज है। एमाइलोपेक्टिन की बात करोगे तो हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल, ये वाटर इनसोल्यूबल, ब्रांच रहता है। जब ब्रांच रहेगा तो इसमें C1C4 आएगा। ब्रांच की वजह से हमारे पास जो लिंकेज रहता है, मतलब ब्रांचिंग तब होगी जब C1C6 अल्फा ग्लूकोसिडिक है, बाकी इसमें C1C4 अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक या ग्लूकोसिडिक लिंकेज भी रहता है। C1C4 रहेगा, चेन बनती जाएगी, जहां पर भी ब्रांचिंग करनी है तो वहां पर C1 और C6 में लिंकेज रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलुलोज। तो अगर मैं सेलुलोज की बात करूं हमारे पास, तो सेलुलोज क्या है, इट इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का। तो इसमें भी क्या है, 1,4 है, 1,4 है हमारे पास, यहाँ पर ये 1,4 लिंकेज दे रखा है हमारे पास। क्लियर है। यहाँ पर जो लिंकेज दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1,4। इसको क्या बोलेंगे, बीटा लिंकेज। क्यों, देखो अल्फा बीटा याद नहीं रखना है आपको, अगर उनके मोनोमर पता है तो आप इजीली ये बता पाओगे, क्योंकि हमारे पास सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसका मतलब यहां पर जो लिंकेज मिलेगा वो बीटा वाला मिलेगा। हम ये अपन ने बात की स्टार्च में, वहां पर अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए वहां पर जो लिंकेज मिल रहा है अल्फा वाला मिल रहा है। क्लियर है। लास्ट आता है हमारे पास ग्लाइकोजन। इट इज कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, बट ये एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांच रहता है। क्लियर है। किस किस में मिलता है, लीवर में, मसल में एंड ब्रेन वगैरह में। क्लियर है। तो ये हमारे पास थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमारे पास ये जानकारी थी। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन यहां पर, इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की अगर बात करें हमारे पास, तो प्रोटीन जो रहता है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम जो है वो हमारे पास है प्रोटीन। क्लियर है। ये जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड के जो है हमारे पास, वो क्या रहते हैं हमारे पास, पॉलीमर है। मतलब अगर आपने प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड मिलेंगे। नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड जो रहते हैं उसमें अल्फा एल एमाइनो एसिड्स रहते हैं मोस्टली। क्लियर है। तो यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एल कन्फिगरेशन रखते हैं, डी नहीं रखते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा बाकी जो भी एमाइनो एसिड है सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, NH2CH2COH है, उनमें क्या रहता है हमारे पास, ऑल एमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एमाइनो एसिड होते क्या है, नेम से पता चल रहा है कि एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर हमारे पास एक कार्बन है जिस पर मान लेते हैं कि यहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर क्या रहेगा, COH, एक हो गया हमारे पास H, और यहां पर आ गया R। अब यहां पर ये बेसिक ग्रुप और एसिडिक, अभी बेसिक एसिडिक नहीं बोलूंगा, मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन जो है वो बेस का काम कर सकता है, और ये एसिड। तो ये क्या रहता है बेटा, प्रोटोनेट हो जाता है, और ये हमारे पास इस फॉर्म में रहते हैं, NH3+, और ये क्या आ गया, COO-, और ये आ गया R, ये आ गया H। क्लियर है। इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पर ज्यूटर आयन की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्यूटर आयन क्या है हमारे पास, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है हमारे पास। क्लियर है। दूसरा हमारे पास डाइपोल, क्योंकि प्लस और माइनस बने हुए, वाटर सॉल्युबल है। क्लियर है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जितना प्लस उतना ही माइनस है। एम्फोटेरिक, क्योंकि एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यूटर आयन में एसिडिक ग्रुप कौन सा है, तो एसिडिक ग्रुप ये नहीं है अब, क्योंकि इसका काम अब H+ लेना है, इसके पास H है ही नहीं, ये थोड़ी ना दे सकता था। एसिडिक ग्रुप ये है, और ये क्या है हमारे पास, बेसिक है। क्लियर है। यहां पर लिख भी सकते हैं हमारे पास ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है बेसिक पार्ट, ये बेसिक है, और ये कौन सा है हमारे पास, एसिडिक। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप के बेसिस पर, या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और COH के बेसिस पर, तो अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड इक्वल नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, NH2 है, और इक्वल नंबर क्या है हमारे पास यहां पर COH ग्रुप, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल। बेसिक में मतलब नंबर ऑफ NH2 ग्रुप अगर ज्यादा है COH से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिक। और अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे हमारे पास, उसको बोलेंगे अपन एसिडिक, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, वो है हमारे पास इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड। इसेंशियल एमाइनो एसिड वो होते हैं जिनको
हमारी बॉडी नहीं बनाती है, सिंथेसाइज नहीं करती है, मतलब मेरे को बाहर की डाइट से लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो खत्म है खेल, है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमाइनो एसिड। और नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। क्लियर है, ये इनकी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां पर ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसेंशियल है कौन से नॉन इसेंशियल है। तो आप कोई भी एक याद रख सकते हो, चाहे तो आप इसेंशियल याद रख लीजिए, चाहे आप नॉन इसेंशियल याद रख लीजिए। तो अगर आप इसेंशियल याद रखते हो तो ये हमारे पास इसेंशियल एमाइनो एसिड है। इनकी ट्रिक भी आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, कि हमारे पास ट्रिप, ये आ गया हमारे पास ट्रिप, तो पूरा जो एमाइनो एसिड है वो याद रह जाएगा, कोई दूसरे से कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। ट्रिप तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना वाली लाओ, या लियो, है ना, ऐसे मतलब लोकल लैंग्वेज होती है भाई। हाँ, अरे ये लियो वो लियो, है ना, उस तरीके से थोड़ी हरियाणवी है। तो ट्रिप तो अर्जेंटीना वाली लियो, ऐसे लियो। अब यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, या वैसे लियो, इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसे लियो या वैसे लियो। क्लियर है। अब हमारे पास आता है क्यों, देयर, क्यों, क्योंकि वहां देयर मतलब THRE लिखा है मैंने, देयर की स्पेलिंग ही नहीं होती, बट ट्रिक बनाने की। देयर वहां पर क्या है, मैथ है भाई साहब, बढ़िया वाला मैथ मिलेगा आपको, हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी नहीं सर, हिस्ट्री हम बना के आएंगे। देयर वहां पर मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स, और यहां पर क्या है, लाइसिन, लाइसिन तो वैसे याद रह जाएगा। क्लियर है। तो ट्रिप तो अर्जेंटीना वाली लियो, ऐसे लियो चाहे वैसे लियो, क्योंकि देयर वहां पर क्या है, वहां पर हमारे पास मैथ है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, लाइसिन है। क्लियर है। तो ये हमारे पास सब इसेंशियल एमाइनो एसिड है, बाकी जो हमारे पास नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड है। क्लियर है। तो इनमें से अगर याद आ जाएगा अपने आप से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच का किस तरीके से हमारे पास इफेक्ट रहेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन पढ़ते हो आप 11th क्लास में, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट को आप एनआईएन भी बोल सकते हो हमारे पास। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर जिसका पीके ज्यादा है, जो आपको सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है और आपको कोई भी एसिडिक पार्ट दे रखा है तो उसकी पीके दी होगी, अगर पीके उस सॉल्यूशन की पीएच से ज्यादा है तो वो एसिडिक फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, एसिडिक। अगर हमारे पास पीएच ज्यादा है और पीके कम है तो वो बेसिक फॉर्म में रह जाएगा। क्लियर है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है हमारे पास, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी H+ की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो पीएच जिस पीएच पर अगर आप मान लीजिए करंट पास करते हो तो जो आपका प्रोटीन है, जो एमाइनो एसिड है, जो आपका एमाइनो एसिड है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो क्या दे रखा है, एट ए सर्टेन पीएच ऑफ द मीडियम कॉल्ड एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अल्फा एमाइनो एसिड द ज्यूटर आयन बिहेव्स एज न्यूट्रल एंड डज नॉट माइग्रेट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग करंट। आप किधर भी लेके जाइए। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपन ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा किधर की साइड जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजीली आप ये चीज बता सकते हो कि ये आपके पास कंक्लूजन है कि अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच दे रखी है, अगर पीएच जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, इसका मतलब हमेशा कैटायन वाला पार्ट है वो ज्यादा रहेगा। कैटायन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, एनायन से ज्यादा रहेगी। इसका मतलब जो एमाइनो एसिड है वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। क्लियर है, यानी कि नेगेटिव की तरफ। अगर पीएच की वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है तो उस वाले केस में हमारे पास एनायन जो है वो ज्यादा रहेगा। तो अगर एनायन ज्यादा है तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, पी आइसो इज इक्वल टू PKA1 प्लस PKA2 डिवाइड बाई 2, PKA1 प्लस PKA2 बाई 2। अगर दो ही एसिड दे रखे हैं हमारे पास तो उन दोनों को ही कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो एसिड नहीं दे रखे हैं तो अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, यहां पर तो डिटेल का कोई सेंस नहीं है कि अगर हमारे पास दो NH2 ग्रुप है, दो सेम ग्रुप जो रहते हैं, दो सेम टाइप के जो एसिड है उनकी पीकेए लेनी होती है। अगर दो CH ग्रुप दे रखे हैं तो उन दोनों का एवरेज ले लेना, दो NH2 ग्रुप दे रखे हैं हमारे पास, उन दोनों का एवरेज ले लेना। अगर हमारे पास बेसिक एमाइनो एसिड है तो उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक में ही मिलेगा आपको, और अगर एसिडिक एमाइनो एसिड है तो उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको एसिडिक मीडियम में ही मिलेगा। क्लियर है। अब आता है हमारे पास यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पेप्टाइड लिंकेज रहता है। पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हैं हमारे पास कि NH2 ग्रुप जो है
वो हमारे पास सी दूसरे वाले अमाइनो एसिड के, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कार्बन, यहाँ R, यहाँ मान लीजिए COH, और यहाँ पर क्या है H, ये दूसरे वाले अमाइनो एसिड के COH, और यहाँ पर क्या है C, ये आ गया मान लीजिए R, ये आ गया H, यहाँ आ गया NH2। तो इनके बीच में क्या बनेगा हमारे पास, ये H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। तो जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा, C डबल बॉन्ड ONH, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेप्टाइड लिंकेज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक अमीनो एसिड P है, दूसरा अमीनो एसिड Q है, तो अगर P और Q बन रहा है या फिर Q और P बन रहा है, तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट है। यहां से हमारे पास जो अपन को प्रोटीन मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट प्रोटीन मिलेगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड अगर हमारे पास मोर देन 100 है अमीनो एसिड, अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 100 अमीनो एसिड है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं हमारे पास, उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। क्लियर है? उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्लियर है? प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल का जो मास रहता है वो कितना रहता है, 10,000 U या AMU। क्लियर है? इंसुलिन एक हमारे पास ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, मतलब लेस देन 100 है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हमारे पास इस तरीके से आप डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड वगैरह के आप नंबर पूछ सकते हो, वहां पर पूछा जाता है हमारे पास कि कितने डाइपेप्टाइड बनेंगे, कितने ट्राइपेप्टाइड बनेंगे। इस बात को ध्यान रखना कि हमारे पास पी और क्यू के PQ और QP अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में हमारे पास रहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अगर मैं फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं हमारे पास, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल रहती है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और क्या रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहती है। अभी ग्लोबुलर की बात करेंगे तो सॉल्युबल आ जाएगा। क्रिएटिन एक इसका एग्जांपल है, जो आपके केस यानी कि बाल, क्रिएटिन केस बालों में रहता है, मायोसिन मसल्स में रहता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास मसल में प्रेजेंट रहता है। दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हमारे पास जो रहता है चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हमारे पास ऐसे घूम घूम के स्पेरिकल बना लेते हैं। हमारे पास क्या बना लेते हैं, स्पेरिकल शेप बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या रहता है, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। क्लियर है? ये हमारे पास इसके एग्जांपल है। अब आता है हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो 4 तरीके की स्ट्रक्चर रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बताती है वो बताती है हमारे पास सीक्वेंस को। किसको बताती है, सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस चेंज मतलब प्रोटीन चेंज, सिंपल। इसमें ओनली हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज रहता है। पेप्टाइड लिंकेज हर किसी में रहेगा, ऐसा कोई है नहीं हमारे पास, क्योंकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इसी से मिलकर बनेगा। जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो हमारे पास किससे मिलकर बनेगा, इसी से मिलकर हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या रहता है हमारे पास, रेफर्स टू दी शेप। फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किसको बता रही है आपके, वो बता रही है सीक्वेंस को। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो किसको बताती है, शेप को। तो यहां पर शेप के बेसिस पर 2 तरीके से अपन बोल सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अल्फा हेलिक्स और दूसरा है हमारे पास बीटा प्लेटेड। पहला कौन सा है हमारे पास, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा कौन सा है, बीटा प्लेटेड है। क्लियर है? यहां पर इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये निकल के आती है कि हमारे पास जब अल्फा हेलिक्स की बात करोगे तो यहां पर जो बॉन्ड रहता है वो रहता है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। क्लियर है? और बीटा प्लेटेड में जो बॉन्ड रहता वो रहेगा हमारे पास इंटरमोलिकुलर। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है हमारे पास, कौन सा बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। क्लियर है? तीसरा आता है हमारे पास टर्सरी। तो टर्सरी में हमारे पास क्या रहेगा, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर हो गया हमारे पास, फोर्सेज विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वही सेम हमारे पास रहेंगे, वॉन्डरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सारे आ जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वाटनरी, सम ऑफ द प्रोटीन। अब इसमें क्या रहता है हमारे पास, ये 2D में स्ट्रक्चर्स है। अब 2D यहां पर जो, जैसे मान लीजिए एक ये हमारे पास क्या है, टर्सरी है, ये टर्सरी है, टर्सरी एक टर्सरी है, तो इनको अगर 3D में अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर टू एज ए सब यूनिट। अब ये जो सब यूनिट है, अगर ये स्पेशियल अरेंजमेंट कर दिया जाए, इनका जो सब यूनिट आपने बनाई है उन्हीं का क्या कर दिया जाए, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि 3D में अरेंजमेंट कर दिया जाए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, टर्सरी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब यहां पर एक पॉइंट आता है डीनेचुरेशन, मैंने जानबूझ के इसी स्लाइड पर रखा है। डीनेचुरेशन क्या होता है हमारे पास, कि जब आप कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज कर रहे हो। फिजिकल चेंज मतलब जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया, केमिकल चेंज यानी कि जब पीएच वगैरह चेंज कर रहे हो। तो हमारे पास क्या रहते हैं कि जो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी जो स्ट्रक्चर्स है वो तो खत्म हो जाएंगी, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर खत्म नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में रहते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी में।
तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब खत्म है खेल। 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटैक्ट, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में बार बार। क्लियर है, यहां पर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। अब इनमें अगर ये इस वाले पार्ट को देखोगे तो आप बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो अगर इसका डीनेचुरेशन होगा तो वापस से कहां पर आ जाएगा, प्राइमरी में। सेम इनके भी डीनेचुरेशन होगा तो यहां पर आ जाएगा, इनका भी डीनेचुरेशन होगा तो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, देखो ये हमारे पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी को अगर ऐसे घुमाते घुमाते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी, और टर्सरी इसको ऐसे इधर उधर मिक्स 3D में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्वाटरनरी। क्लियर है, अब आता है हमारे पास इसमें न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए जो हमारे पास मतलब आनुवांशिक गुण जाते हैं, हेरिडिटी जो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रहता है वो रहता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमोसोम के हमारे पास दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है प्रोटीन जो कि अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा हमारे पास रहता है न्यूक्लिक एसिड। दूसरा हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान से सुन लेना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसलिए न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं हमारे पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे पास दो टाइप के, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, अब डीएनए और आरएनए की अगर मैं बात करूं तो डीएनए आरएनए मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है, अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस करता हूं, डीएनए और आरएनए का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हमें तीन चीजें मिलती है, मतलब ये डीएनए और आरएनए तीन लोगों से मिलकर बना होता है। एक है हमारे पास पेंटो शुगर, पेंटो शुगर दोनों की अलग अलग है, यहां पर बनी हुई है। ये पेंटो शुगर जो है हमारे पास ये किसकी है, आरएनए की। क्लियर, और यहां पर ये जो पेंटो शुगर है ये हमारे पास किसकी है, डीएनए की। क्लियर है, इसके अलावा हमारे पास एक मिलता है फॉस्फोरिक एसिड जो कि H3PO4 है, और इसके अलावा हमारे पास मिलते हैं बेसेस, जो अपन बात करेंगे। डीएनए में भी 4 बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 बेस रहेंगे, सभी बेसेज में नाइट्रोजन रहता है। क्लियर है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहती है इनकी। जो हमारे पास ये हमारे पास पेंटो शुगर दे रखी है, तो इनकी अगर आप स्ट्रक्चर याद रखना है तो बहुत ईजी है। 5 कार्बन की रिंग है वो, तो मतलब 5 मेंबर रिंग है तो समझ में आ रहा है, पेंटोज है तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं। अब ये 4 कार्बन है, 2 कार्बन ऊपर 2 नीचे, ऊपर वाले कार्बन पर OH ऊपर आएंगे, नीचे वाले कार्बन पर OH नीचे होंगे। तो देखो राइबोज में OH नीचे है, यहाँ पर OH और CH2H ऊपर है। क्लियर है, यहां पर जब डीएनए में जाओगे तो डीएनए की जो हमारे पास पेंटो शुगर है वो बीटा D2 डीऑक्सी, इसका क्या है, बीटा डी राइबोज, ये बीटा डी राइबोज ही होना चाहिए था, बट 2 डीऑक्सी आ गया, मतलब 2 पर ऑक्सी को डी मतलब बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या हो गया, OH की जगह सिर्फ H है, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। क्लियर है, अब आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास जो अपन बोल रहे थे कि बेसिस के बारे में, तो हमारे पास हर एक के 4-4 बेस है। याद इस तरीके से रखना, हमारे पास जैसे आ गया ATCG, AT और CG, एडेनिन और थाइमिन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहेंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहेंगे। ये किस में रहते हैं हमारे पास, ये रहते हैं डीएनए में। क्लियर, रहते हैं डीएनए में। अब T4 क्या होता है, टाटा, तो आरएनए जैसे आता है हमारे पास, तो टी यानी कि थाइमिन को टाटा बोल देता है, बोले भाई आप निकल, और क्या आ जाता है हमारे पास, एक नया आ जाता है बेस, वो कौन सा, यूरेसिल। तो ये हो गया डीएनए के। आरएनए में क्या, आरएनए ऑल्सो कंटेन्स 4 बेसेस, द फर्स्ट 3 सेम है, और यहां पर क्या है, फोर्थ वन मतलब इनके अकॉर्डिंग कौन सा है, थाइमिन। तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है हमारे पास, यूरेसिल। ये इनकी स्ट्रक्चर दे रखी है, एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ नया है नहीं। क्लियर है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की, तो देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या रहते हैं, अगर जो हमारे पास पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर के अगर 1' कार्बन पर मैं बेस लगा दूं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है, और अगर न्यूक्लियोसाइड की 5' कार्बन पर अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इन्हीं की बहुत सारी यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो हमारे पास यहां पर दे रखा है, ये दोनों आगे, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, और ये दोनों मिलकर हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर के साथ बॉन्ड बनाते जाएंगे। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है ये पूछा जाता है हमारे पास किस किस पोजीशन पर रहता है, तो ये रहता है 1' और 3'। किस पर रहता है हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा, सॉरी 3' और 5' पर। किस पर रहेगा, 3' एंड 5' पर। जो हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो किस किस पर रहेगा, 3' और 5' पर। हमारे पास ये 3' हो गया, ये इसका 5' हो गया, इन पर हमारे पास क्या रहेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज रहेगा। और इसी तरीके से हमारे पास जुड़ते जाएंगे, और क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है, अब यहां पर आता है डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया कि हमारे पास, अच्छा आरएनए 3 टाइप का होता है, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए है ना, टीआरएनए और एमआरएनए।
यहाँ पर बता रखा है ATCG में हमारे पास बॉन्ड्स बता रखे हैं हमारे पास ATCG, ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भी रहेगा। A और T के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइटामिन। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास वाइटामिन। तो वाइटामिन में हमारे पास दो तरीके के वाइटामिन होते हैं, एक होता है हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन और एक होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं हमारे पास होते हैं ADE के, और जो वाटर सॉल्युबल एटामिन है वाइटामिन है वो है B एंड C वाइटामिन। क्लियर है। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है वो हमारे पास कहां कहां पर मिलते हैं, कहां स्टोर होते हैं हमारे पास। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं पहली बात तो, और केप्ट इन ग्रुप्स। ठीक है, जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको इस ग्रुप में रखा गया है। दे स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज। क्लियर है। वाटर सॉल्युबल, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सेप्टेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्लियर है, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, तुरंत ये बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए रेगुलर अपन को रेगुलर बेसिस पर ये लेने, मतलब वो डाइट के थ्रू सब अपन को क्या करने पड़ेंगे, बॉडी के अंदर लेने पड़ेंगे। क्लियर है। ये हमारे पास यहां पर कुछ वाइटामिन दे रखे हैं, क्योंकि वाइटामिन की हमारे मतलब बॉडी में क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है, बट अगर ये उतनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है तो इनकी वजह से कुछ डिजीजेज होती है। तो ये हमारे पास डिजीजेज दे रखी है। एनसीईआरटी की डिजीजेज है, ये याद ही रखनी पड़ेंगी, इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा हमारे पास यहां पर ऐसा पोर्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास बायो कैटलिस्ट होते हैं, और जैसे ही कैटलिस्ट आए तो आपके दिमाग में एक चीज हो जानी चाहिए, कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके लिए अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम ही यूज हो सकता है, ऐसा नहीं किसी भी एंजाइम को उठा के कहीं पर भी यूज कर दिया। क्लियर है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये पूछा जा सकता है हमारे पास कि एंजाइम्स कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर है या फिर फाइब्रस है। तो कौन से रहते हैं हमारे पास, ग्लोबुलर। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, जो मैंने बताया कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास है। अब यहां पर मैकेनिज्म होती क्या है कि ये हमारे पास ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है जिसके साथ रिएक्शन करनी है, तो ये यहां पर इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और जो अपन को प्रोडक्ट करना है वो हमारे पास अलग अलग हो गए। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है। तो ये इसकी मैकेनिज्म रहती है हमारे पास, उसके साथ एक तरीके से इंटरमीडिएट बना लेता है जिससे कि बॉन्ड्स वगैरह वीक रहते हैं या इजीली मतलब फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर अपन ने दो चीजें पढ़ी है, मेनली अपन ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और प्रोटीन्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आराम से देखेंगे अपन। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास यहां पर जो टेस्ट है उसको अपन बोलते हैं मोलिस टेस्ट। क्या होता है हमारे पास, वो है मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट में क्या होता है हमारे पास, कोई भी अपन कार्बोहाइड्रेट लेंगे और एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे 1 नेप्थोल का, उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे। अगर पर्पल रिंग प्रोड्यूस हो रही है जंक्शन पर, हमारे पास दो सॉल्यूशन रहेंगे, उनके बीच में हम देखोगे कि आपको अगर वहां पर हमारे पास पर्पल कलर मिल रहा है, दैट मींस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमें ये पता लग गया कि भाई साहब ये कार्बोहाइड्रेट है, तब अपन को ये पता लगाना है कि क्या वो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है। तो ये पूछा गया है कि मोनोसैकेराइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है हमारे पास, तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम डाइसैकेराइड। तो ये बर्फोइड टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड देते हैं हमारे पास। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स के लिए यहां पर क्या रहता है, क्यूप्रिक यानी कि Cu2+ रहता है। क्लियर। Cu2+ क्यूप्रिक एसिटेट इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, और कोई मोनोसैकेराइड रहेगा, वो रिएक्शन करके हमारे पास ब्रिक रेड कलर मिलता है। किसका मिलता है, ब्रिक रेड कलर मिलेगा। और यहां पर जो कॉपर रहता है इसमें Cu2O यानी कि कॉपर +1 में रहता है। इसका मतलब ये सेम वैसे ही हो गया हमारे पास जैसे अपन टोलन में पढ़ते हैं फेलिंग की अगर मैं यहां पर बात करूंगा एग्जैक्टली कि कॉपर +2 से +1 में जा रहा है, ब्रिक रेड कलर मिल रहा है। डाइसैकेराइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ मोनोसैकेराइड देते हैं। इसलिए बर्फोइड टेस्ट जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मोनोसैकेराइड्स के लिए। क्लियर है। अब ये भी हमारे पास फिक्स हो गया कि भाई साहब मोनोसैकेराइड कौन से, डाइसैकेराइड कौन से। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन से जो हमारे पास मोनोसैकेराइड है या जो भी हमारे पास सैकेराइड उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा आता है, सेल्वेनोफ टेस्ट है हमारे पास यहां पर, टू टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कीटोज एंड एल्डोज। क्लियर है। तो ये हमारे पास है। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं अपन रिसोर्सिनोल यूज करते हैं। रिसोर्सिनोल आपको पता होगा, ये फिनोल वाले में अपन ने पढ़ाया भी था, ये OH 13 बेंजीन डाइऑल। क्लियर है। जो कीटो हेक्सोज होंगे
क्या होंगे, कीटो हेक्सोज। कीटोन वाले ध्यान रखना, कीटो ग्रुप है दोनों ही। कीटो हेक्सोज रेड कलर देते हैं और कीटो पेंटोज जो है हमारे पास वो ब्लू ग्रीन करंट ब्लू ग्रीन कलर देंगे। कौन सा देंगे, ब्लू ग्रीन कलर। याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है, कीटो हेक्सोज, हेक्सोज यानी कि HR हरियाणा, HR और पंजाब PB। तो हरियाणा वाले रेड कलर क्रोधित रहते हैं ना, मतलब क्रोधित ऐसे समझ में बोले सर, क्रोध ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली बोल रहा हूं ना। याद रखने की ट्रिक है कि HR तो क्या हो गया, हेक्सोज क्या हो गया हमारे पास रेड कलर, पेंटोज पंजाब PB ये क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर। क्लियर है। अब आता है हमारे पास एल्डोज जो होते हैं, ये बात होगी हमारे पास कीटोज की। एल्डोज टेक्स लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस कलर, तो यहां से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कम टाइम में कलर दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कीटोज, और जो ज्यादा टाइम में कलर दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एल्डोज। क्लियर है। अब आता है टेस्ट टू पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का हमारे पास एक ही टेस्ट है, वो है आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट है। तो स्टार्च है जो ब्लू कलर देता है हमारे पास, आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टार्च आयोडाइड यानी कि I2 के साथ रिएक्शन करके वो I- में आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास। क्लियर है। अगर ब्लू कलर दे दिया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास एक टेस्ट और है, टेस्ट फॉर ऑयल्स या फैट्स। ऑयल्स और फैट्स के लिए टेस्ट है हमारे पास, इस पर भी मेंस में डायरेक्टली रिएक्शन आई हुई है। क्लियर है। दीज आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल या एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड आर नोन एज ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है। यहां पर अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको अपन बोल देते हैं ऑयल, और अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है हमारे पास तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, फैट। क्लियर। यहां पर जो टेस्ट होता है उसकी रिएक्शन क्या कराते हैं अपन, जैसे हमारे पास ग्लिसरॉल है, ये पूछी हुई रिएक्शन है हमारे पास, NCERT की है, इट इज CHOH, और यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, CH2H, ग्लिसरॉल दे रखा है। क्लियर। इसकी रिएक्शन अपन सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ करवाते हैं हीट, तो यहां से H2O निकलेगा। H2O निकल के हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। पहले हमारे पास यहां से H2O निकलेगा, इसमें से H2O निकला, टोटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड में बदल जाएगा, देन इस मॉलिक्यूल में से H2O निकल के यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका, जो है हमारे पास टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। लास्ट क्या हमारे पास, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। क्लियर है। आ जाइए भाई, लास्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट है, 3 टेस्ट है। पहला बाइयूरेट टेस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, बाइयूरेट टेस्ट है जो हमारे पास इसके लिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है। तो बाइयूरेट टेस्ट हमारे पास पेप्टाइड के लिए होगा। इसमें क्या होगा हमारे पास, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट यानी कि वही Cu2+ है, क्या हमारे पास Cu2+ है, रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे उनके साथ। अगर आपको वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, वॉयलेट कलर मिल रहा है, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्योंकि प्रोटीन्स में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास निनहाइड्रीन टेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है, निनहाइड्रीन टेस्ट। क्लियर, या निनहाइड्रीन रिएक्शन बोलेंगे। इसमें हमारे पास रिएक्शन भी पूछी हुई है, तो थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखेंगे, NCERT का ये हमारे पास निनहाइड्रीन है। क्लियर है। ये आपको याद होगा कि हमारे पास जब एल्डिहाइड कीटोन में अपन ने रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहता था, तो H2O के साथ रिएक्शन करके ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर है। तो इसकी जब अपन रिएक्शन करवाएंगे, प्रोटीन्स के लिए टेस्ट है, जब प्रोटीन के साथ रिएक्शन, प्रोटीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ब्लू वायलेट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास होगा क्या, यहां पर ये H2O निकल के डबल बॉन्ड, मतलब प्रोटीन्स में क्या रहेगा, NH2 रहेगा, फ्री NH2 ग्रुप। जैसे ये वाला टेस्ट इवन अमोनिया एमाइन वगैरह भी देते हैं जिसमें फ्री NH2 रहता है। क्लियर। तो यहां पर ये बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो एक ऑक्सीजन पर माइनस है, एक ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस, इस पर हमारे पास माइनस दे रखा है। क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल है इसके, इस पर क्या दे रखा है, एक माइनस दे रखा है। अब ये माइनस जो है ना इधर उधर घूम सकता है, मतलब ये हमारे पास ऐसे है तो ये यहां से आएगा। क्लियर है। ये यहां भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तो ये माइनस कहीं भी जा सकता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक ही ऑक्सीजन पर माइनस है, 2 माइनस नहीं है, 2 माइनस नहीं है। क्लियर है। ये ध्यान रखेंगे हमारे पास। लास्ट टेस्ट है हमारे पास जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। ये हमारे पास किसके, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3, इसमें किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर है। एमाइनो एसिड्स, ऐसे एसिड जो एमाइनो एसिड जिनमें हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। कैसे पता चलेगा टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि ऑरेंज इन कलर, पहले येलो मिलता है बट वो बाद में किसमें हो जाता है, थोड़ा सा हीट करते तो हमारे पास ऑरेंज कलर आएगा। क्लियर है।
तो इसी के साथ हमारे पास पूरा पीओसी जितने भी हमारे पास इसके टेस्ट वगैरह बनते हैं, चाहे बायोमोलिक्यूल्स के ले लीजिए, चाहे हमारे पास प्रोटीन्स के ले लीजिए, कोई भी टेस्ट हो पूरा का पूरा यहां पर हो गया है। क्लियर है? ये आपको नॉर्मल जानकारी पता रहेगी तब भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली। क्लियर है? इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो, स्ट्रक्चर वगैरह मत बनाना, ठीक है। उसमें आपको नॉर्मली क्या करना है कि ये पता होना चाहिए कौन कौन से लिंकेज है, जिससे कि आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि हमारे पास यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसमें एनोमेरिक कार्बन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना सा देखना है। क्लियर है? तो आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जो भी आपको इस सेशन से चीजें चाहिए वो सारी आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी चीजें यहां पर है, इसमें सारी चीजें आपके पास, चाहे बोर्ड्स के लिए आपको रिवाइज करना है, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।